हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है क्लास 12th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट। वो है हमारा थीम 1, जो हमारा विषय 1 है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि ईंट, मनके तथा अस्थियाँ, हड़प्पा सभ्यता हम इसमें पढ़ने वाले हैं। आपने एक चैप्टर जो था इससे रिलेटेड क्लास 6th में भी हमने ये पढ़ा था, और उसी का ये एक थोड़ा बड़ा वर्जन अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। काफ़ी कुछ न्यू भी होगा और काफ़ी कुछ पुराना भी होगा। अगर आपको एक बार क्लास 6 का रिव्यू करना है तो आप वो चैप्टर भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, तो स्टार्टिंग की बात करी जा रही है कि हड़प्पा की एक मोहर दे रखी है इन्होंने यहाँ पे। ये आपके सामने जो बॉक्स टाइप लग रहा है ना, ये स्ट्रक्चर, ये वहाँ की मोहर है। ठीक है, वहाँ मोहर कैसी होती थी? खुदी हुई होती थी। ठीक है, गीली मिट्टी पे डिज़ाइन होता था, खुदा हुआ होता था। ठीक है, और उसे एज अ मोहर यूज़ किया जाता था। तो उसकी जो मोहर है वो क्या है, बहुत ही डिस्टिंक्टिव आर्टफैक्ट है, यानी कि सबसे ज़्यादा विशिष्ट पुरावस्तु है वहाँ की पुरानी चीज़ों में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट में से, यानी कि जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट एक क्रिएशन मानी गई है वो इसे मानी गई है। ये किससे बनी हुई होती थी? सेलखड़ी नामक पत्थर की, जिसे आप क्या कहते हो? स्टेटाइट। ठीक है, इस पत्थर की बनी हुई होती थी, ज़्यादातर सील्स के काम आती थी। और ये जो सील होती थी, इनमें एनिमल्स के आपको चीज़ें दिख जाएंगी, कुछ स्क्रिप्ट यानी कि कुछ लिखी हुई चीज़ें, लिपि वगैरह दिख जाएगी। देखो ऊपर क्या है, ये जो फिशेज है और ये डंडे डंडे से लग रही है, ये क्या है? लिपि है। और नीचे क्या है? एक एनिमल की पिक्चर है। यानी कि कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि वहाँ के लोग की अपनी भाषा थी। ठीक है, वहाँ पे क्या था? जानवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, और इसके साथ साथ हमें काफ़ी सारी चीज़ें और मिली हैं। क्या क्या चीज़ें मिली हैं पुरावस्तुओं में? हमें घरों के आसपास चीज़ें मिली हैं, पोर्ट्स मिले हैं, बर्तन मिले हैं, ऑर्नामेंट्स, गहने मिले हैं, टूल्स मिले हैं, और औजार मिले हैं, सील मिली हैं, यानी कि यही मोहरें मिली हैं कुछ इस तरह की। कुछ सील किस लिए यूज़ होती थी? जैसे वो अभी आप बाद में पढ़ोगे किस तरह से व्यापार में क्या करते थे, वो गांठ लगाते थे थैले की और उस पर सील बंद कर देते थे। आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से हम इन आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स को पढ़ते हैं और कैसे उसे फिर इंटरप्रेट किया जाता है। यानी कि पहले जो आर्कियोलॉजिकल जो लोग होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट, वो चीज़ों को कुछ अलग तरीके से पहले देखते हैं, उनका इंटरप्रिटेशन कुछ और निकालते हैं और बाद में कुछ और निकलता है। तो समय के साथ चीज़ें बदलती हैं। साथ में क्या है, हम बहुत कुछ अभी नहीं जान पाए और क्या पता आगे भी हम फ्यूचर में भी उन्हें ना जान पाए। ठीक है, तो ऐसा कई बार होता रहता है। आगे देखते हैं कि कुछ टर्म्स एंड प्लेस, टाइम, यानी कि शब्द, स्थान और काल कैसे कैसे बदलते हैं। पहले इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है उसे हम हड़प्पन कल्चर कहते हैं, यानी कि क्या? संस्कृति कहते हैं। हड़प्पा की संस्कृति कहते हैं। वो संस्कृति जब हम वर्ड यूज़ करते हैं, कल्चर जो हम शब्द का यूज़ करते हैं, वो उस चीज़ को करते हैं जब हमें किसी एक जगह पर किसी एक पर्टिकुलर तरह की चीज़ें मिलें, उनका एक अलग स्टाइल हो, वो एक साथ मिलें और फिर उनका जोग्राफिकल एरिया और पीरियड ऑफ टाइम कुछ फिक्स हो। अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर एरिया पे एक जगह की एक तरह की चीज़ें मिलती हैं, एक तरह के स्टाइल में मिलती हैं, एक साथ मिलती हैं, तो हम उन्हें वहाँ की संस्कृति कह देते हैं। तो इसीलिए जो हड़प्पा कल्चर है उसकी भी संस्कृति है, वो भी एक हड़प्पाई संस्कृति है। उसे हम संस्कृति क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे भी हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जो उसी काल के स्पेसिफिकली हैं। क्या क्या? वही सील मिली हैं, कुछ बीड्स यानी कि कुछ मोहरे मिले हैं, कुछ वेट यानी कि वजन उठाने वाले वो नहीं होते, जैसे अब तो इलेक्ट्रिकल वेटिंग मशीन आ चुकी है, पहले बाट यूज़ करते थे ना, वो बाट, स्टोन के ब्लेड्स यानी कि स्टोन के कुछ औजार वगैरह मिले हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि वहाँ के जो लोग हैं कुछ ना कुछ ऐसा अलग कल्चर उनका था। और किस किस एरिया से मिले हैं? अफगानिस्तान के, जम्मू के, बलूचिस्तान यानी कि जो आज का पाकिस्तान है, और गुजरात। तो एक बार देख लो ये वाला एरिया क्या क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट मैप है और पूरी आपकी इंडियन हिस्ट्री का, ये जो आपकी क्लास 12th की हिस्ट्री है उसमें भी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैप है आपका। ठीक है, तो गुजरात वाला एरिया, बलूचिस्तान वाला एरिया, अफगानिस्तान वाला एरिया, ठीक है, इन एरियाज़ में, और जम्मू वाला एरिया, यहाँ पे थोड़े बहुत हरियाणा में भी हमें इसकी कुछ क्या मिले हैं? सबूत मिले। तो इस वाले एरिया में आपको ये पूरी अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता मिलती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैप है ये। बहुत सारे एरिया जो आएंगे हम उन्हें साथ के साथ देखेंगे। अब ये हड़प्पा क्यों नाम पड़ा? क्योंकि जो स्टार्टिंग में, सबसे स्टार्टिंग में जो इसके अवशेष मिले थे, जो इसके रिमेनिंग्स मिले थे, वो कहाँ पे मिले थे? हड़प्पा जगह पे ही मिले थे। ठीक है, जिस जगह पे सबसे पहले इस कल्चर के रिमेन्स मिले थे वो हड़प्पा थी, इसलिए हमने इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया। और इसका सबसे विकसित शहर कौन सा है? वो मोहनजोदड़ो है। ठीक है, बहुत सारे एरियाज हैं इसके, वो बहुत सारे शहरों में फैली हुई है ये सभ्यता। तो सबसे पहले जहाँ अवशेष मिले वो हड़प्पा, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट शहरों में आता है मोहनजोदड़ो। ठीक है, जो आपने शायद नाम भी सुना होगा, मोहनजोदड़ो पिक्चर भी आई है। ठीक है, उस सभ्यता की बात हो रही है। और लगभग इसका टाइम पीरियड कब बताया जाता है? 2600 से 1900 BCE। BCE मतलब बिफोर क्रिस्ट एरा। क्रिस्ट एरा कौन
कौन सा एरा होता है, क्रिस्ट, यानी कि जहाँ पे क्रिश्चियंस के जो ईसा मसीह थे उनका जन्म हुआ था उस वाले साल से लगभग 2600 या से लेके 1900 साल पहले तक का टाइम पीरियड है इसका। ठीक है, अब देख लो ये बीड्स हैं, वेट्स हैं, ब्लेड्स हैं, इस फोटो में ऊपर आपको दिख रहे हैं। इस मैप को हम देखेंगे टाइम पे। बीपी का मतलब क्या है, अगर आपको कहीं बीपी दिखे, बीपी का मतलब है बिफोर प्रेजेंट, यानी कि आज से इतने साल पहले। बिफोर क्रिस्ट एरा में बता चुकी हूँ, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उस वाले एरा से उतने साल पहले। सी यानी कि कॉमन एरा, आज का जो टाइम है, जैसे हम इसी कॉमन एरा के अकॉर्डिंग चलते हैं 2015, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से अब 2015 साल हम आगे आ चुके हैं। 2015 की बुक प्रिंटेड है या PDF तब की होगी, अब 2020 तो 2020 साल हो चुके हैं। ठीक है, सी स्टैंड फॉर लेटिन वर्ड सिरका, जिसका मतलब होता है अप्रॉक्सीमेट, यानी कि कुछ टाइम पीरियड ऐसा होता है जो कि हम लगभग में बताते हैं, हमें एक्यूरेट नहीं पता होता तो वह अप्रॉक्सीमेट होता है। अब बिगनिंग, हम आरंभ में पहुंचते हैं, स्टार्टिंग में कैसा हुआ। देखो, दो तरह के हड़प्पन पीरियड बताए जाते हैं। एक तो मैच्योर हड़प्पा, जो कि पूरा मैच्योर हो चुका है, ठीक है, जिन्हें हम मतलब मॉडर्न कहते हैं, मॉडर्न टाइम था उनका, और एक अर्लियर था, ठीक है, प्रायर था। और उन दोनों के बीच में कुछ कॉमन चीज़ें मिलती हैं और कुछ अंतर मिलता है। अंतर से हम ये पता लगाते हैं कि भाई कहीं ना कहीं इनका क्रमभंग हुआ था, यानी कि जो इनका सेटलमेंट था वो कहीं ना कहीं अलग हुआ था, टूटा था, जिसके बाद ये फिर से हमें एक ब्रेक देखने को मिलता है अर्ली हड़प्पन्स में और हड़प्पन सिविलाइजेशन जो मॉडर्न है उसमें। ठीक है, लेकिन कुछ रिलेशन भी दिखता है, जिससे हमने ये पता लगाया कि पुरानी हड़प्पा और नई हड़प्पा दोनों को हड़प्पा सभ्यता ही कहा गया, लेकिन दोनों में अंतर क्या था, यानी कि पहली सभ्यता कुछ और थी, बाद में वहाँ पे कुछ और मॉडर्न चीज़ें डेवलप हुई। क्या क्या था, हमें वही पॉटरी मिली, यानी कि मटके बनाने की वो अलग ही कला मिली, विशिष्ट मृदभांड शैली जिसे आप कहते हो कि एक डिस्टिंक्टिव उनका अलग था। ठीक है, एविडेंस मिले हमें एग्रीकल्चर के, पेस्ट्रोलिज्म यानी कि पशुपालकों के, और कुछ क्राफ्ट का काम होता था वहाँ पे, ये सारी चीज़ें होती थी। वहाँ पे सेटलमेंट जो थे ज़्यादातर छोटे थे, और बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स या फिर बड़े बड़े जो एरियाज थे, जिन्हें हम बड़े बड़े, जैसे आज के टाइम में मॉन्यूमेंट्स कहते हैं हम बड़े बड़े, वो बहुत कम मिले, ना के बराबर मिले हैं बट कम मिले हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं डीपली क्या था। सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज, यानी कि वहाँ के लोग निर्वाह कैसे करते हैं। इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि कैसे लोग निर्वाह करते हैं, तो आपका आंसर नीचे आएगा, अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो निर्वाह के तरीके क्या कहते हैं, हमें वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। क्या क्या मिली है, हड़प्पा सभ्यता के कई प्रकार के हमें पेड़ पौधे मिले हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, जिसमें फिश वगैरह भी इंक्लूड है, इनकी हमें क्या मिले, रिमेनिंग्स मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने इससे क्या पता लगाया कि वो क्या क्या उनका डाइटरी प्रैक्टिस क्या था, यानी कि वो क्या चीज़ें खाते होंगे। हमें बहुत सारे क्या ग्रेन्स मिले, अनाज मिले हैं, बीज मिले हैं। ठीक है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं खेती ज़रूर होती होगी। ठीक है, हमें और क्या क्या रिमेन्स मिले, हमें वहाँ पे इस चीज़ों के रिमेन्स मिले, वीट के, बार्ली के, लैंटिन के, चिकपी के, यानी कि इन सारे गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना, ठीक है, तिल, इन सब के हमें क्या मिले, रिमेनिंग्स मिले। और खासकर जो मिलेट्स यानी कि जो बाजरे का दाना है वो हमें गुजरात से मिला है। ठीक है, और राइस वगैरह इसी के आसपास के एरिया से मिले, गुजरात से मिला, यानी कि ये वाला एरिया भी तो इसमें ही है। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट मैप वाला देखते हैं ये, तो ये वाला जो एरिया है गुजरात वाला, यहाँ से जहाँ लोथल आपको दिख जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस है। तो यहाँ से क्या मिले, बाजरे के दाने, चावल के दाने, ये सब मिले। हाँ, चावल के दाने थोड़े कम पाए गए हैं कंपेयर टू बाकी और चीज़। इसके अलावा क्या क्या मिला है वहाँ पे, हम आपको कैटल, शीप, गोट, बफेलो, पिग, ये सब भी मिले। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लोग पशुपालन जरूर करते थे। ठीक है, और आर्किजूलॉजिस्ट और जू आर्कियोलॉजिस्ट, इन सब ने इस पर पढ़ाई, मतलब इस पर रिसर्च करी है, और जिससे पता चला है कि यहाँ पे पशुपालक काम होता था। ठीक है, यानी कि प्राणी विज्ञानियों, यानी कि जो पुराने प्राणी विज्ञान को पढ़ते हैं, और जीव पुरातत्वविद यानी कि जो जू आर्कियोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, इन सब ने उसे पढ़ा और बताया कि कहीं ना कहीं ये लोग जानवर पालते थे। इसके अलावा कुछ ऐसी प्रजाति भी थी जिनका ये शिकार करते होंगे कहीं ना कहीं, जैसे कि सुअर यानी कि वरहा, जो आपका पिग वाला मतलब पिग वाली जो स्पीसीज होती है, बोर, ठीक है, हिरन एंड घड़ियाल। ठीक है, घड़ियाल, ये सारे लोग हमें, मतलब ये सारे जानवर के रिमेनिंग्स हमें यहाँ पे मिले हैं। यहाँ हंटिंग कम्युनिटीज़ भी थी, और यहाँ मछली और पक्षियों के जो हड्डियाँ हैं हमें वो भी मिली हैं। अब आर्कियोलॉजिस्ट टेक्नोलॉजीज़ का आप कैसे पता लगाओगे, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ यानी कि कृषि प्रौद्योगिकी क्या क्या थी। देखो, वहाँ पे ये टेरिकोटा बुल मिला, यानी कि एक टेरिकोटा के टाइप की एक मिट्टी है। ठीक है, पक्की मिट्टी का हमें क्या मिला, एक बुल मिला है, जिससे हमें पता चलता है कि लोग बुल से अवेयर थे। अब बुल से अवेयर थे तो आर्कियोलॉजिस्ट ये लगाते हैं अंदाज़ा कि कहीं ना कहीं वो बुल का यूज़ खेती करने में ज़रूर लगाते थे। कृषि का उन्हें संकेत कैसे मिलता है, क्योंकि उन्हें बहुत सारे तरह के कैमेनिया एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के सबूत मिले हैं। कैसे मिले हैं कि वो सोचते थे कि क्योंकि बैल के रिमेनिंग्स मिले ऐसे कार्टून्स में, ऐसे टॉयज़ में, यानी कि बैल का वो यूज़ करते थे, किस लिए, ऑक्शन का यूज़ करते थे खेत जोतने के लिए, प्लोइंग के लिए। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि उन्हें एक स्ट्रक्चर ऐसा मिला है जिससे पता चलता है कि वो 2 तरह की फसलें उगाते थे एक साथ। कैसे, उन्हें खेत ऐसे मिले हैं कि
अलग अलग तरह की लेन्स में जो खेत होते हैं ना वो उन्हें 90 डिग्री पे काट रहे हैं, यानी कि जो खेत है वो डिवाइडेड है और वो 90 डिग्री पे एक लेन दूसरी लेन को काट रही है, जिससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे मतलब दो तरह की क्रॉप एक साथ उगाई जाती थी। यहाँ पे एक क्रॉप, यहाँ पे एक क्रॉप, ये एक दूसरे को किस पे काटेंगे 90 डिग्री पे, जैसे ऐसा है, ठीक है। फिर ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक खेत वाला लैंड मान लो और यहाँ पे एक खेत वाला लैंड, तो एक टाइप की क्रॉप यहाँ हो गई, एक टाइप की क्रॉप यहाँ। तो ये जो समकोण पे जो इन्हें 90 डिग्री पे काट रही है ना ये एरिया, से इन्हें पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये दो तरह की जो खेती थी एक साथ करते थे। स्पेशली कहाँ कहाँ से इन्हें वो मिली है, चोलिस्तान के कई स्थल हैं बनावली के जहाँ पे हमें मिट्टी के बने हुए हल भी मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो हल का यूज़ भी करते थे। देखो बनावली और चोलिस्तान, हरियाणा आपको पता ही एरिया कहाँ है, आप एक बार यहाँ पे मैप में देखो फिर से बनावली, इसी मैप में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी और यही मैप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखो बनावली और चोलिस्तान यहीं पे है, ठीक। तो इन एरियाज़ में जब आपको ये मिल जाता है, आपको हर एक एरिया को जाके मैप में देखना है और सबसे इम्पोर्टेंट मैप है ये, ठीक है। इसके अलावा आगे चलते हैं। अधिकांश जो हड़प्पा साइट्स हैं, ज़्यादातर हड़प्पा साइट्स पे क्या मिली है कि सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अब आप आज का एरिया देखो ना, यहाँ पे क्या है, एक तो गुजरात वाला एरिया है, ठीक है, थोड़ा कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया में बारिश क्या होती है, समुद्र के सहारे वो जीते हैं, उनका अलग वातावरण होता है, थोड़ा गर्म रहता है। राजस्थान वाला एरिया आ रहा है, हरियाणा वाला एरिया, पाकिस्तान वाला एरिया। तो यहाँ पहाड़ी इलाका तो था नहीं, सिर्फ नदियाँ थी, कौन सी, वो भी इंडस रिवर थी। इंडस रिवर भी कहाँ से आती है, इस साइड से निकलती है, यानी कि इस साइड तो कोई पहाड़ नहीं है, कोई पानी का स्रोत नहीं है, तो ज़्यादातर यहाँ पे बारिश भी कमी पड़ती है। थोड़ा गर्म इलाका है यहाँ, राजस्थान की साइड, पाकिस्तान की साइड, अफगानिस्तान की साइड, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ थोड़ा गर्म इलाका है, तो यहाँ पे सिंचाई की ज़रूरत पड़ती होगी, सिर्फ बारिश पे डिपेंड नहीं रहा जा सकता था, ठीक है। तो यहाँ सिंचाई की इंपॉर्टेंस हमें समझ में आती है। तो इससे हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं सिंचाई होती थी और यहाँ पे नहरों के कुछ अवशेष मिले, जो ऑब्वियसली नहरों के अवशेष मिलेंगे। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन है तो इंडस नदी है, उसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या थे, जैसे कालीबंगन में, राजस्थान में हमें ये सारी चीज़ें मिली है। यहाँ का एरिया तो कैसा है, थोड़ा अर्धशुष्क है। अर्धशुष्क एरिया कैसा होता है, थोड़ा सेमी एरिड एरिया होता है, ठीक है, जहाँ पे इरिगेशन की ज़रूरत होती है, जहाँ पे बारिश पे डिपेंड नहीं हुआ जा सकता। तो हड़प्पा की साइड जैसे अफगानिस्तान के शुर्दगोही तक फैली हुई है, तो अफगानिस्तान और पंजाब और सिंध में, ठीक है। अब देखो पंजाब और सिंध वाला इलाका तो क्या है, जहाँ यहाँ तो बहुत सारी नदियाँ, 5 नदी है, तभी तो उसका नाम पंजाब पड़ा है। तो यहाँ तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, लेकिन शुर्दगाही जो अफगानिस्तान है, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें कैनाल लगा के, यानी कि कैनाल क्या होती है, जो पाइपलाइन बिछा के हमें कहीं ना कहीं ऐसे वहाँ पे सिंचाई करनी पड़ती होगी। वहाँ पे हमें बहुत सारे कुएं भी मिले हैं, ठीक है, वहाँ बहुत सारे कुएं थे। धोलावारी गुजरात में भी हमें बहुत सारी जगहें मिली हैं जहाँ पे पानी को एग्रीकल्चर के लिए स्टोर किया जाता था, और ये जो कैनाल्स थी उससे पानी का सिस्टम था, यानी कि वहाँ इरीगेशन सिंचाई होती थी। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सिंचाई क्यों होती थी और कैसे होती थी, क्योंकि अर्धशुष्क इलाका था, सेमी एरिड एरिया था, सिंचाई की आवश्यकता इसलिए थी। तो नहरों के अवशेष मिले, इससे हमें पता चलता है, यानी कि कुछ रिवर्स वाला एरिया मिला है हमें, वेल्स हैं, कुएँ हैं, और साथ में क्या है, जलाशय भी हैं, यानी कि कुछ रिजर्वियर्स हैं जहाँ पे पानी को बचाया जाता है। उसके बाद आगे चलता है, ये वाला जो पैराग्राफ है, ये आपको पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में पूछा गया। इसमें क्या है कि पुरावस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है, हाउ आर्टिफैक्ट्स आर आइडेंटिफाइड, कैसे उन्हें पहचाना जाता है। तो देखो अलग अलग तरह की जो चीज़ें होती हैं उन्हें पहचानने के लिए बहुत सारे जो रिमेनिंग्स होते हैं उन्हें पढ़ते हैं। जैसे मोहनजोदाड़ो की एक एग्जांपल दिया गया है वहाँ पे कि आपको क्या है कि वहाँ पे कुछ तरह की रॉक्स मिलेंगी, इग्नीशियस रॉक मिलेंगे। अगर वहाँ के लोग कुछ अनाज खाते थे तो अनाज से पाउडर बनाएंगे, मतलब उसका आटा बनाएंगे, अनाज को ऐसे ही तो नहीं खाएंगे, आटा बनाएंगे, उसे पीसेंगे, छानेंगे, उसके बाद उसकी कुकिंग होगी। तो जैसे जो रिमेनिंग्स होते हैं उन्हें पढ़ा जाता है। जैसे ये वाला जो फोटो दिखा रखा है, यहाँ पे चक्की दिखा रखी है, ठीक है, 2 तरह की चक्कियाँ होती थी। इसी पैराग्राफ में याद करने की जरूरत नहीं है, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो चक्की होती थी, ठीक है, इस वाले बाट से इस पे पीसा जाता था, ठीक है। और 2 तरह की चक्की होती थी, एक तरह की चक्की है, दूसरी तरह की चक्की है जिसे करी स्टोन कहा जाता था, जो कि करी बनाने के लिए, यानी कि किसी चीज़ की चटनी बनाने के लिए यूज़ होता था, जिसे सालन पत्थर कहा जाता था, ठीक है। तो 2 तरह के पत्थर थे, चक्कियाँ थी, एक तो ये जिसे इस बाट से इस पे घिसा जाता है, और दूसरा जिसे हम करी स्टोन कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरह की हो गई, ठीक है, एक अवतल चक्की और एक सालन पत्थर, यानी कि एक करी स्टोन और दूसरा ये वाला जो इन्होंने फोटो में दिखा रखा है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर था, यानी कि एक प्लान अर्बन सेंटर था, बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से इसे बनाया गया था। मोहनजोदड़ो वाला इलाका जो मैंने बताया कि सबसे फेमस वो था। पूरा शहर में समझा देती हूँ कैसे था, ठीक है, आप जब चैप्टर से अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो ऐसे डिवाइडेड था, ठीक। ईस्ट वाला जो एरिया था ये ईस्ट होता है, ठीक है, वेस्ट वाला ये है, ठीक है। तो ईस्ट वाला जो एरिया था वो थोड़ा नीचे की साइड था और लेकिन बड़ा था, नीचे था लेकिन बड़ा था, इसे लोअर टाउन कहते थे। और जो वेस्ट वाला एरिया था वो छोटा था लेकिन काफ़ी ऊंचा था,
ठीक है, यानी कि इसके नीचे बेस काफ़ी बनाया गया था मड का और ब्रिक्स का, उसके बाद वो चीज़ें बनाई जाती थी। ठीक है, समझ में आ गया। तो वेस्ट वाला एरिया को सिटाडेल कहते हैं, जिसे आप कहते हो दुर्ग, और ये लोअर टाउन यानी कि निचला शहर, जो कि चौड़ा होता था लेकिन नीचे होता था, और ये ऊंचा होता था लेकिन ऊपर होता था। ठीक है, जितने भी बड़ी बड़ी वो हैं इमारतें हैं, ठीक है, वो कहाँ मिलती हैं? वो तो मिलती है सिटाडेल में। ठीक है, छोटे से इलाके में मिलती है जितनी भी बड़ी इमारतें हैं, और यहाँ पे लोग शहरी जीवन जीते थे नॉर्मल, जैसे प्रजा रहती है, यहाँ पे वो प्रजा रहती थी। ठीक है, यहाँ की भी बहुत सारी विशेषताएं हैं और यहाँ की भी बहुत सारी विशेषताएं जो हम डीपली पढ़ने वाले हैं। दोनों ही इलाके किससे होते थे? वॉल से बने हुए थे। ये जो लाइन है ना आपकी, जो लाइन जा रही है बाउंड्री, ये वॉल है। ठीक है, यानी कि इन दोनों को अलग करता था एक एरिया। ये जो इनकी वॉल है, ये इन दोनों को क्या करती है? अलग करती है कि ये दुर्ग है और ये निचला शहर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या था। आगे ऐसे था कि जो सेटलमेंट था वो दो सेक्शन में डिवाइडेड था, हमने पढ़ लिया, बड़ा और छोटा। ठीक है, बड़े में अलग चीज़ें थी और छोटे में अलग। बड़े में क्या होता था? लोग रहते थे, और छोटे में क्या था? सिर्फ बड़े बड़े काम यानी कि इंपॉर्टेंट काम किए जाते थे। वहाँ पे जो लोअर टाउन था उसे दीवारों से घेरा गया था। ठीक है, और ये माना जाता है कि उसकी जो नींव होती है ना, इतनी ज़्यादा गहरी नींव रखी जाती है कि अगर एक इंसान रोज काम करता है 1 मीटर क्यूब वो धरती को खोद लेता है, यानी कि जो उसका क्यूबिक एरिया है जिसे वो खोदता है, अगर एक इंसान हर रोज 1 क्यूबिक मीटर अर्थ खोद लेता है तो उसे 40 लाख दिन 4 मिलियन % डेज उसे काम करना पड़ेगा, यानी कि 40 लाख दिन उसे काम करना पड़ेगा, तब वो बेस तैयार होगा जहाँ पे वो निचला शहर यानी कि इतने अच्छे बेस पे बना हुआ था। ठीक है, यानी कि इतने ज़्यादा लेबर की वहाँ ज़रूरत होती थी, यानी कि अच्छे से लोग वहाँ पे काम करते थे। जब लार्ज स्केल में लेबर थी, एक जगह से दूसरी जगह जाती होगी और काम करती होगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी वहाँ पर लेबर की। इसके अलावा जो वहाँ पर ईंटें शामिल हैं उनका भी एक लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है। तो ईंटें ऑब्वियसली क्यूबिक साइज़ में होती थी, ऐसे वाली आपने देखा ही होगा। तो ईंटें ऐसी थी, कैसी थी? अगर मान लो उनकी हाइट x है, देखो यहाँ पे दे रखा है, ये हाइट अगर x है, ठीक है, तो उसकी लेंथ होगी 4x और उसकी विड्थ होगी 2x। ठीक है, ये उसका मार्जिन था, यानी कि हाइट से 4 गुना लंबाई और दुगनी चौड़ाई, इतना उसका क्या होता था? एक तरह का इसका मार्जिन था 4:2:1 का। ठीक है, 4:2:1 का। ठीक है, ये इसका मार्जिन था जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट का ईंट की। तो उन्हें कैसे बनाया जाता था? या तो धूप में सुखाकर, यानी कि उसे या तो सन में रख दिया जाता था, सन के जो हीट पड़ती थी, सन ड्राइड होती थी, या फिर उन्हें बेक किया जाता था, यानी कि उन्हें पकाया जाता था। ठीक है, तो इन दोनों तरीक़ों से ईंट को बनाया जाता था। ईंट बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, यानी कि उन्होंने इतना वो इंटेलिजेंट हो गए थे कि इन्होंने ईंटों को भी बना लिया था। हड़प्पा की दुर्दशा, यहाँ पे द प्लाइट ऑफ हड़प्पा, इन्होंने कहा है कि 1875 में जब अलेक्जेंडर आया, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम, जो हमारे देश के 1875 में क्या आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बने थे। ठीक है, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि पहले भारत के लोग ज़्यादातर इतिहास को ऐसे खोजते नहीं थे। जो वेस्टर्न कल्चर वाले, जब ब्रिटिश आए थे, वो लोग ज़्यादा खोजने में प्रेफर करते थे। ठीक है, तो वो हमारे इंडिया के पहले कौन थे? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहलाते हैं। जब इन्हें पता चला कि यहाँ पे ईंट भी है, तो इन्होंने पता है क्या किया? इन्हें लगा कि इतनी सारी ईंट है कि हम 100 मील का रेलवे ट्रैक बना सकते हैं और हमें ईंट नहीं लगानी पड़ेगी। तो उन्हें हमारे ट्रेडिशन कल्चर को क्या बचाने की पड़ी? इन्होंने तो क्या कहा, सारे जो इनके स्ट्रक्चर थे हड़प्पा सभ्यता की, इनकी ईंटें चुराई और अपनी ट्रेन की सड़कों के नीचे लगा दी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा विध्वंस हुआ था वहाँ पे हड़प्पा के एरिया में। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, लेइंग आउट ड्रेन्स, यानी कि नालों का निर्माण कैसे हुआ था। ठीक है, यहाँ का जो पैराग्राफ है ये इन्होंने गलत दे रखा है, लेकिन हम पढ़ लेते हैं कैसे, मतलब ये वाला नहीं पढ़ेंगे हम, इस रियल मैटर पढ़ते हैं। ठीक है, नालों का निर्माण कैसे होता था? वहाँ पे एक बहुत ही इंटेलिजेंट तरीका अपनाया गया था। कैसे? कि पूरा जो शहर था वो प्लान्ड था, कोई भी ऐसे नहीं होता जैसे आज के हमारे एरिया में क्या है, सबका प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, यानी कि जो जहाँ चाहता है वो अपना ज़मीन लेता है और अपने तरीके से अपना घर बनाता है। लेकिन यहाँ पे सब कुछ प्लान्ड था। कैसे? सबसे पहले वो नालियाँ बनाते थे। ठीक है, नालियाँ ढकी हुई होती थी। ठीक है, और जिससे, और थोड़ी ढीली ईंटें होती थी। ढीली ईंटें क्यों होती थी? जिससे निकाल के उन्हें साफ भी किया जा सकता था। ठीक है, कवर होती थी नालियाँ। सबसे पहले नालियाँ बनी, उनसे सट के गलियाँ बनी, और गलियों के जैसे ही गलियाँ बनी उनके सटते ही यहाँ पे घर बनते थे। ठीक है, और यहाँ पे भी नालियाँ हैं। ठीक है, नालियों मतलब फिर गली बनी, ये गली, पहले नालियाँ बनी दोनों साइड, फिर गली बनी, फिर उससे सट के घर बने। और घरों में भी एक नाली हमेशा, बड़ी वाली नाली यानी कि गली की नाली से, घर की एक नाली गली की नाली से अटैच होती थी। ठीक है, घरों में भी क्या था, घरों का भी स्ट्रक्चर अलग से पढ़ेंगे, अभी हम नालियों का पढ़ रहे हैं। इससे क्या होता था कि नालियाँ, एक तो गंदे पानी की नालियाँ थी वो सड़कों से जुड़ी रहती थी, गलियों से जुड़ी रहती थी और घरों से जुड़ी रहती थी, जिससे नाली
का फ्लो ठीक रहे, ठीक है। ड्रेनिंग सिस्टम, ड्रेन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और वो इतने स्मार्टली तैयार किए गए हैं, जैसे आजकल के बहुत ही स्मार्टेस्ट जो शहर है ना चंडीगढ़ जैसे, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम भी ऐसे ही देखने को मिलता है, ठीक है। और उसके बाद ये ढकी भी थी, यानी कि उन्हें पता था बीमारियों से बचे हुए लोग थे, और वो ढीली थी, यानी कि उन्हें निकाल के उन्हें साफ भी किया जा सकता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि ऐसे था उनका ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा यहाँ देखने वाली बात है कि गुजरात के लोथल के कुछ हिस्से हैं जहाँ पे ये चीज़ें मिली हैं। दुर्ग में बताया है कैसे था कि धोलावीरा और लोथल में कुछ एरियाज मिले हैं जो कि फोर्टिफाइड यानी कि किलेबंद हैं, ठीक है। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर से पहले ये पैराग्राफ देखो, यहाँ पे भी थोड़ा सा क्या है कि उन्हीं नालियों के बारे में, होदियों के बारे में बताया गया है। जो नाले थे ना वो कैसे थे, यानी कि वो जो ड्रेनेज सिस्टम था, ठीक है, उनके बीच बीच में बड़ी बड़ी होदियाँ थी। बड़ी बड़ी होदियाँ कैसे थी, अगर मान लो कोई यहाँ से पानी आ रहा है, जो भी सॉलिड वेस्ट है वो यहाँ पे रुक जाएगा, जिससे नाली का फ्लो ना रुके और आगे का लिक्विड फिर आगे चला जाता है। तो ऐसे काफ़ी ब्रेक्स के बाद कुछ होदियाँ बनी हुई होती थी, ठीक है। यानी कि ये जो जिससे जो गंदा पानी या फिर जो सॉलिड है जो फ्लो को रोक सकता है उसे रोका जा सके, ठीक है। और लाइम स्टोन से वो कवर होती थी, यानी कि किससे, चूना पत्थर से वो कवर होती थी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और लूज ब्रिक्स थी जिससे साफ़ कराया जा सकता था, ठीक। और ये चैनल जो थी कभी कभी हमें यहाँ पे क्या दिखी है कि नालियों के यहाँ पे रेत चिपटा हुआ मिला, यानी कि रेत के अवशेष मिले, रेत मिला है, सैंड मिला है। इससे हमें क्या पता चलता है कि कभी कभी ये नालियाँ साफ भी नहीं करी जाती थी, ठीक है। यानी कि अब हर चीज़, हर सभ्यता की अच्छाई होती है, बुराई होती है, तो इनका सिस्टम बड़ा अच्छा था, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता था, ऐसा होता होगा, नॉर्मल डेली लाइफ में ऐसा होता ही है कि कभी वो साफ़ नहीं की जाती हो, ठीक है। तो इसलिए हमें वो गंदगी भी साइड में लगी हुई मिली है। इसके अलावा डोमेस्टिक आर्किटेक्चर देखते हैं कैसा था इनका गृह स्थापत्य, घर कैसा था। ये देखो नॉर्मल, ये बहुत अच्छे से घर इन्होंने दिखा रखा है, इसको ही देखना है हमें। इनमें कहा जाता था कि जो आंगन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता होगा। लगभग ये वाला एरिया थोड़ा आंगन वाला मान लो कि जो आंगन होता था वो बहुत इंपॉर्टेंट होता होगा, जितने भी सारे मेन काम होते थे, क्योंकि गर्म इलाका है तो भाई घरों के कमरों के अंदर थोड़ी ना कुछ काम करेंगे, आंगन में ही वो खाना बनाते होंगे, बुनाई करते होंगे, सारा काम आंगन में होता होगा। और जो घर था वो आंगन सेंट्रेड था, यानी कि कोर्टयार्ड के चारों तरफ ही रूम थे, ठीक है, रूम होते थे कोर्टयार्ड के चारों तरफ। प्राइवेसी का ख्याल रखा जाता था। कैसे पता चला है, क्योंकि नीचे कोई भी विंडो नहीं है, नीचे वाले फ्लोर पे कभी भी विंडो नहीं मिली है, यानी कि उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाता था कि कोई वहाँ से आगे झांक ना ले, कुछ इस तरह से। और जो बाहर का डोर है वो सीधा घर के अंदर एंट्री नहीं देता, कि मतलब तुम यहाँ से ही पूरा घर नहीं देख सकते हो, ठीक है, तुम्हें यहाँ से अंदर जाना पड़ेगा तब आप घर देख सकते हो, यानी कि यहाँ से भी प्राइवेसी बचाई रखिए। तो आप बाहर वाले गेट से एंट्री लेके पूरा घर का लुक नहीं ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे कुएँ मिले हैं, बहुत सारे वेल्स मिले हैं, और वेल ज़्यादातर कहाँ होते थे, बिल्कुल जो ये वाला गेट होता है, जो एंट्री का गेट होता है, उससे मिला हुआ जो कमरा है वहीं पे कुआं होता था, जिससे ये पता चलता है कि जो भी आने जाने वाले लोग हैं ना उनके लिए कुआं होता था, कि मतलब अगर कोई पानी पीना चाहे तो आके पानी पी सकता है बिल्कुल पहले वाले ही कमरे में, और फिर वो वहाँ से जा सकता है, ठीक है। तो कुएँ बहुत ज़्यादा मिले, लगभग 700 कुएँ मिले हैं वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें थी वहाँ पे। सेकेंड स्टोरी रूफ भी थी, यानी कि छत भी थी, यानी कि 2 स्टोरेज, यानी कि दो मंजिला इमारतें भी थी। क्यों? क्योंकि हमें स्टेयरकेस यानी कि सीढ़ियों के कुछ क्या मिले, अवशेष मिले, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि दो मंजिला ये लोग होते थे, ठीक है। और ईंट के फर्श बनाए जाते थे, घरों में ईंट के फर्श थे, ठीक है। उसके अलावा बाथरूम जो था, बाथरूम में ईंट के ही वो थे, और बाथरूम की जो नाली थी वो सीधा बाहर वाली नाली से ज़रूर मिलती थी, ठीक है। और हर घर में अपना एक स्नान घर होता था, यानी कि बाथरूम होता था, जहाँ पे वो लोग अच्छे से अपना नहा लेते थे। और उनके जो कुएँ थे वो सब थे, राहगीरों के लिए था, वो सब हमने ये पढ़ लिया है। आगे देखते हैं, अब तक दुर्ग की बात करते हैं, द सिटाडेल। ये वाला एरिया कैसा था, यहाँ पे हमने देखा कि थोड़े बड़े मैसिव स्ट्रक्चर मिले, यानी कि बड़े मॉन्यूमेंट्स वगैरह कह सकते हो वो मिले हैं। इनमें बड़े बड़े क्या है, एक तो पहला है क्या, वेयर हाउस मिला है। वेयर हाउस क्या, माल गोदाम, ठीक है। माल गोदाम कैसा था कि उसका जो पोर्शन था वो ब्रिक्स से मिलके बना था, लोअर ब्रिक्स से, यानी कि नीचे तो ईंटों से बनाए और ऊपर से लकड़ियों से बनाए, ठीक है। इस फोटो में देखो वेयर हाउस ये दे रखा है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे अपना वेयर हाउस, ठीक है, इस वेयर हाउस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नीचे ये ईंटों से बनाए और ऊपर लकड़ियों से बनाए। उसके साइड में ही देखो यहाँ ग्रेट बाथ है, और ये ग्रेट बाथ ही बहुत फेमस है इनका। ग्रेट बाथ यानी कि महान स्नानागार, विशाल स्नानागार था इनका, ठीक है। इसमें क्या था कि ये जो स्नानागार था ये पूरा ईंटों से बना हुआ था, ठीक है, जिससे इस पे पानी को रोका जा सके। इतना वेल टाइट था पानी से, ठीक है, पानी के लिए रोकने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक 3 साइड से क्या था, ये घिरा हुआ था बिल्डिंग्स से, ठीक है, 3 साइड से बिल्डिंग से घिरा हुआ था। एक में क्या था, टैंक था पानी का, ठीक है, 2 में बाकी रूम्स थे। इसके नॉर्थ में और साउथ में सीढ़ियाँ मिलती हैं नीचे जाने के लिए,
ठीक है। नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ, इनकी स्नानागार के नीचे तक जाने के लिए सीढ़ियाँ मिलती हैं। बाकी इसके एक गली के साइड में मिले हैं 8 बाथरूम्स लगातार, ठीक है, और 2 गली के साइड में मिले हैं 4-4 बाथरूम्स, ठीक है, 4-4 बाथरूम्स। तो यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा एरिया था। यहाँ पे एक जगह क्या मिला है, कुएं भी मिला है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा सिस्टम था कि ये सारा पानी एक प्रॉपर नाली से, बड़ी सी ड्रेन से नीचे निकल जाता था, ठीक है। और यहाँ कुएं क्यों थे, दोबारा से इसे भरने के लिए। तो पूरा स्ट्रक्चर था इस महान स्नानागार का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे नॉर्थ में और साउथ में आपको क्या मिल रहा है, छोटा सा ऐसे इन्होंने स्ट्रक्चर बना रखा है, ऐसे, मतलब ये हो गया स्नानागार, ठीक है। और यहाँ पे ये 2 चीज़ निकली हुई है, ये दोनों चीज़ क्या है कि ये स्टेयर्स को शो कर रही है कि नीचे जाएंगे तो यहाँ सीढ़ियाँ हैं। साइड में क्या है, 3 जगह से घिरा हुआ है बिल्डिंग से, जिसमें कि एक में क्या है, टैंक है पानी का, ठीक है, और 2 में क्या है, बाकी रूम्स हैं, जिसमें कि कुछ कमरों में वेल्स भी हैं, कुएँ हैं, ठीक है। आगे जाओगे तो एक जगह 8 बाथरूम है लगातार, एक जगह 4 हैं, और फिर दूसरी गली के भी साइड में 4 हैं, ठीक है। और ये जो स्नानागार जैसे बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बाकी इमारतों के कनेक्शन में, देखो यहाँ से आप इधर निकलोगे तो मेन स्ट्रीट आ रही है, यहाँ पे ब्लॉक 6 आ रहा है, यहाँ पे कॉलेज है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूनिवर्सिटी वगैरह यहाँ पे बनी हुई होती थी। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वन वर्ड आ जाता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, बड़ा विशाल स्नान घर के बारे में बताओ, ठीक है। तो वैसे कम क्वेश्चन आया हुआ है, बट स्टिल ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स में आता है। अब आप सोशल डिफरेंसेस का कैसे पता लगाते हो। सोशल डिफरेंसेस क्या होते हैं, सोशल डिफरेंसेस होते हैं कि कैसे पता लगेगा कि अमीर कौन थे, गरीब कौन थे। तो जो बरियल्स थे, यानी कि जो शवाधान थे, उससे पता चलता है। कभी कभी क्या होता है कि हम जो बॉडी दफनाते हैं, बॉडी के दफनाने के साथ हम अपनी कुछ चीज़ें रखते हैं, और वो चीज़ें जो रखी जाती हैं उससे पता चलता है कि कौन कैसा था। हड़प्पा सभ्यता में हमें क्या क्या मिली है, हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जो लोग अपने साथ रखते थे, लेकिन स्टिल इतनी मात्रा में नहीं मिली है जो हम कह दें कि परंपरा ही थी रखने की। लेकिन कुछ जगहों पर हमें कुछ चीज़ें मिली हैं, जैसे हमें ये तांबे का दर्पण दे रखा है, इन्होंने कॉपर का मिरर दे रखा है, एक बॉडी के पास से हमें ये मिला है, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे कब्रों के पास बर्तन, पोट्री, ठीक है, ऑर्नामेंट्स, गहने वगैरह मिले, जिससे इन्हें लगता था कि शायद इन्हें मृत्यु के बाद इन चीज़ों की ज़रूरत थी, ठीक है। ज्वेलरीज मिली हैं कुछ बरियल्स के पास, जो मैन और वुमेन दोनों के ही पास मिली हैं, ठीक है। जो हड़प्पा का जो इलाका था, इसके अलावा हम इस पे हमें ऐसे भी गहने मिले कि 3-3 रिंग, 3-3 तरह के शंखों के 3 छल्लों की शंख के 3 छल्ले मिले हैं, जैस्पर के मन के मिले हैं, सैकड़ों सूक्ष्म मन के, यानी कि छोटे छोटे से मन के मिले हैं, ठीक है। कुछ मन के हमें क्या मिले, एक मेल के स्कल के पास, एक मेल की खोपड़ी के पास मिले हैं, ठीक है। तांबे का दर्पण मिला है, ठीक है। लेकिन इतनी सारी चीज़ें नहीं मिली हैं कि हम ये कह दें कि ज़्यादातर लोगों में यही विश्वास था कि जीवन उपरांत वो चीज़ें रखने की परंपरा थी कि सामान रखो, लेकिन कुछ कुछ मिले हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि लोग ऐसा मानते थे कि भाई कि शायद पुनर्जन्म होगा, लेकिन इतना कोई कल्चर नहीं है कि लोग डीपली मानते थे। आपने इजिप्ट के बारे में तो सुना ही होगा, इजिप्ट के पिरामिड्स, ठीक है, कुछ कुछ उसी व्यवस्था में ये लोग भी बनते थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लग्जरीज का कैसे पता चलेगा। ऑब्वियसली 2 तरह की चीज़ें होती हैं, कुछ तो हमारी यूटिलिटीज़ होती हैं जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं, और कुछ हमारी होती हैं लग्जरीज जो हमारी आवश्यकता नहीं होती लेकिन चीज़ें महंगी होती हैं। और चीज़ें महंगी क्यों होती हैं, जब वो दूर दूर के इलाकों से आई जाती हैं तब वो महंगी कहलाई जाती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी मिली हैं जो दूर दूर से एरियाज से आई होंगी, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा चक्कियाँ, मृदभांड, सुइयाँ, नीडल्स, फ्लैश रबर्स, पोट्री, क्वेरेंस, ये सारी जो चीज़ें हैं, बॉडी स्क्रबर मतलब, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें मिली हैं जो कि हमारे यूज़ के लिए होती हैं। लेकिन साथ में एक और चीज़ मिली है, जैसे फाइंस, जो कि एक लग्जरियस एक चीज़ थी। क्यों? क्योंकि फाइंस जो था वो बहुत ही कठिन पदार्थ था मिलने के लिए, और वो उसके आसपास नहीं मिलता था, दूर दराज से आता था, ठीक है। यानी कि जिस भी बॉडी के पास या फिर जिन चीज़ों के पास या जिस इलाके में आपको ऐसे फाइंस जैसे महंगे प्रोडक्ट मिलेंगे, यानी कि वहाँ अमीर लोग रहते थे, जहाँ सिर्फ यूटिलिटीज़ के लिए, इनकी सिर्फ ज़रूरत के सामान है, वहाँ पे गरीब लोग रहते थे, यानी कि नॉर्मल स्टैंडर्ड के लोग रहते थे। लेकिन अब चौंकाने वाली बात ये भी है, जो कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, कि जो बुनने वाली तकलियाँ होती हैं ना, बुनने के लिए जो आप चरखा लगाते हो, उसकी तकलियाँ भी कभी कभी फाइंस की बनी हुई होती थी। अब बताओ कि जब इतने महंगे पदार्थ की फाइंस की जो तकलियाँ, उससे रोज़मर्रा की चीज़ों की चक्कियाँ, मतलब उनकी चीज़ें भी बनी हुई हैं, यानी कि वो जो चीज़ें थी उसका यूज़ काफ़ी चीज़ों में भी होता था। दुर्लभ पदार्थ की कुछ चीज़ें भी मिली हैं। कुछ बस्तियाँ ऐसी थी जो इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं, जैसे फाइंस के लघु पात्र मिले हैं, कि छोटे छोटे मिनिएचर पोर्ट्स मिले हैं फाइंस के, कुछ परफ्यूम के बॉटल मिली हैं, जैसे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये सबसे बड़े शहर थे, ठीक है। कुछ एरियाज़ हैं जो छोटे छोटे थे, जैसे कालीबंगन, वहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं मिली हैं, यानी कि छोटे एरियाज़ में ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। गोल्ड भी बहुत रेयर था, जो कि हड़प्पा साइड पर कभी कभी मिल जाता है। अभी इसी एरिया में देखो, हड़प्पा का है, मोहनजोदाड़ो का है और कालीबंगन का है, ये आपको सारे ही देखने हैं, ठीक है, इस वाले मैप में, ठीक है।
तो इम्पोर्टेंट क्या क्या है हम देख लेते हैं एक बार। जो सबसे ज़्यादा है मोहनजोदाड़ो आया है, ठीक है, नागेश्वर, लोथल, ठीक है, कालीबंगन, यहारा, बनावली, राखीगढ़ी, हड़प्पा, ठीक है, और कोटडीजी, चन्हुदड़ो, धोलावीरा, बालाकोटा। यही वाला मैप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ की सबसे ज़्यादा शहरों के नाम आपको बातों में भी मिलेंगे। इसके अलावा शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी क्या मिलती है, कैसे कैसे लोग चीज़ों को बनाते थे, बाकी चीज़ों को कैसे बनाते थे, शिल्प का उत्पादन कैसे होता था, यानी कि क्राफ्ट का उत्पादन कैसे होता था। तो मनके बनाए जाते थे, मनकों के निर्माण के लिए अलग अलग चीज़ें यूज़ होती थी, जैसे जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टीएट, यानी कि जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सेलखड़ी, कार्नेलियन। ये सब कार्नेल कैसा था, सुंदर लाल पत्थर होता था, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन यहाँ से ये आया हुआ है कि सेलखड़ी से कैसे मनके बनाए जाते थे, तो इन्होंने पूरा यहाँ पे एक वो दे रखा है, क्या आंसर दे रखा है कि कैसे बनाए जाते थे। जो पहले क्या होता था कि उन्हें मुलायम पत्थर होता है, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पत्थर होता है जो सेलखड़ी का होता है, ठीक है। उसके अलावा उसमें क्या करा जाता है, उसका रेड कलर कैसे आता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ने यहाँ पे। तो यहाँ देखो सिटेराइट क्या है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्टोन होता है जो कि आसानी से उस पर काम किया जा सकता है, ठीक है। उसे कैसे भी मनकों में बदला जा सकता है, ठीक है। उससे पहले उसे बहुत सारी शेप दी जा सकती है, तो इसलिए हमने वो वाला जो पत्थर है वो यूज़ करा है, ठीक है। कैसे करते हैं उसे लाल कलर देने के लिए जो उसका येलो कलर का रॉ मटेरियल होता है उसे कई बार पकाया जाता है, ठीक है। पहले हम उसे किसी भी तरह से यानी कि तोड़ देते हैं, अलग अलग शेपों में तोड़ देते हैं, ऐसे ही उल्टे सीधे मार के उसे बहुत ज़्यादा ड्रिल कर देते हैं, मार देते हैं। उसके बाद उसे पॉलिश करते हैं, ग्राइंडिंग होती है उसकी, पॉलिशिंग होती है, ड्रिलिंग होती है। उसके बाद उसे प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद वो अलग अलग आकारों में उसे बनाया जाता है। और चन्हुदड़ो, लोथल और धोलावीरा में ये काम बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। हमें कैसे पता चलता है, तो घिसाई, पॉलिश, ये सब काम होता है चन्हुदड़ो में, ये चीज़ें बनती हैं, ठीक है। यही चीज़ें हैं रिपीटेड। तो उसके बाद ये जो एरिया है ये हमें कैसे पता चलते हैं, ऑब्वियसली जहाँ पे फैक्ट्रीज होंगी, ये सारी चीज़ें बनाई जाती होंगी, वहाँ पे उसके अवशेष भी तो मिलेंगे। तो जहाँ से हमें वेस्ट मटेरियल मिलता था ना, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट मिलते थे, या फिर टूल्स मिलते थे, औजार मिलते थे, या फिर ऐसे और मिलते थे, यानी कि कॉपर, ठीक है, कॉपर का और मिल गया। और क्या होता है, यानी कि कॉपर जहाँ से निकलता है वहाँ मिट्टी में फंसा हुआ होता है ना, वो बिल्कुल साफ नहीं होता, तो ऐसे और मिलते हैं, कुछ अवशेष मिलते हैं, ठीक है। तो तांबा के अयस्क होते हैं जो कच्चा माल होते हैं, औजार होते हैं, कुछ अपूर्ण वस्तुएं होती हैं जो पूरी नहीं बनी है, वेस्ट मटेरियल होते हैं। और खासकर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट बेस्ट इंडिकेटर होता है कि वेस्ट मटेरियल वहीं तो मिलेगा जहाँ पे उसे बनाया गया है, वेस्ट उसका वहाँ थोड़ी ना मिलेगा जहाँ उसे यूज़ किया गया है, वहाँ तो उसके अवशेष मिलेंगे पूरे प्रॉपर चीज़ों के। तो जो वेस्ट होता था वो बहुत इंपॉर्टेंट होता था, जिन भी एरिया से हमें वेस्ट मिला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहे गए हैं, ठीक है। और कूड़ा करकट वगैरह इनका जो मिला है वो, ठीक है। हमें बड़े टुकड़े भी मिले हैं, छोटे टुकड़े भी मिले हैं, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है, कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ पे स्पेसिफिकली बहुत डीपली काम होता था, जो हमने यहाँ पढ़ा लोथल, चन्हुदड़ो और धोलावीरा। लेकिन जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा थे वहाँ से भी हमें कुछ अवशेष मिले, यानी कि घरों में भी काम होता था। काम सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री साइट्स पे नहीं होता था, काम घरों में भी होता था, इससे हमें ये पता चलता है। इससे कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आ सकता है कि मोहर कैसे बनती थी, तो वही प्रोसेस है, पहले उसे अपरिष्कृत रूप से काट तोड़ लेते थे। अपरिष्कृत रूप यानी कि किसी वेल डिज़ाइन तरीके से नहीं, बस ऐसे ही चोट मारी और तोड़ लिया। उसके बाद उसे फिनिशिंग देते थे, पॉलिश करते थे, ग्राइंड करते थे, तपाते थे, ठीक है। उसके बाद येलो उसका जो रॉ मटेरियल था वो रेड बन जाता था और उसके बाद बाकी एरियाज़ में वो जाता था। जो माल प्राप्त हुआ है, हमें जो एरियाज़ मिले हैं, जो चीज़ें मिली हैं वो अलग अलग जगह की मिली हैं, सारी एक जगह पर नहीं मिली हैं, ठीक है। तो एक जगह पर कैसे नहीं मिली है, अब देखो पत्थर, लकड़ी और धातु वगैरह, ठीक है, वो बैलगाड़ी से जाती होंगे, क्योंकि हमें वो टेराकोटा का जो मॉडल मिला है, यानी कि पक्की मिट्टी का जो हमें मॉडल मिला है उससे, यानी कि जो बैल थी उन्हें लोग समझते थे, ठीक है, जानते थे। तो बैल का यूज़ होता होगा ट्रांसपोर्टिंग के लिए, या फिर समुद्री पानी के रास्ते का यूज़ होता था। तो बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ से अलग अलग चीज़ें मिली हैं। बहुत ही मिनिमम क्वेश्चन आते हैं, कभी क्वेश्चन नहीं आता इससे, बट हाँ समझ लेते हैं हम थोड़ा सा कि नागेश्वर, बालाकोटा, ये सारी जो जगह हैं आपको ये मैप के लिए इंपॉर्टेंट है, बट ठीक है। तो नागेश्वर, बालाकोटा से कुछ शैल मिली हैं, क्योंकि ये जो दोनों ये इलाके कहाँ हैं, थोड़ी समुद्र के पास वाले, मतलब बालाकोटा तो ऊपर मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से शैल वगैरह मिलती थी, ठीक है। जो अफगानिस्तान वाला इलाका है वहाँ से चीज़ें आती थी, जो ब्लू स्टोन था, नीला पत्थर था, वो अफगानिस्तान से आता था। लोथल वाले एरिया से हमारा सामान आता था, जैसे कार्नेलियन, ठीक है, सेलखड़ी आता था राजस्थान से, ठीक है। मेटल आता था, ये भी राजस्थान से, सेलखड़ी राजस्थान और गुजरात से आता था। इसके अलावा जो एरिया थे, कॉपर के बर्तन वगैरह, ये सारी चीज़ें अलग अलग जगह से मिली हैं। अब हमें कैसे पता चलता है कि ये रिलेटेड है, ये रिलेटेड हमें इसलिए पता चलती है क्योंकि जो इनके बर्तन हैं, बाकी जो एरियाज़ थे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे की मिली हैं। जैसे हमें राजस्थान से कुछ इलाके मिले हैं, जैसे हम गणेश्वर जोधपुर कल्चर कहते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे राजस्थान में चीज़ें मिली हैं जो थोड़े से किससे लेंगे, हड़प्पा सभ्यता की
चीज़ों से लिंक है, यानी कि यहाँ पे व्यापार होता था कहीं ना कहीं, इससे हमें ये पता चलता है। ठीक है, और इसके अलावा अलग अलग एरियाज़ में भी व्यापार होता था, दूसरे एरियाज़ में। ये तो अपने देश में हो गया कि राजस्थान से हो गया, नीचे साउथ से हो गया गोल्ड के लिए, नीचे साउथ में कर्नाटका में हमें पता है गोल्ड का बहुत बड़ा रिजर्व है, तो वहाँ से राजस्थान से कॉपर के लिए व्यापार होता था। ये तो अपने एरियाज़ में हो गया। फिर पूरी दुनिया में भी वो होता था व्यापार। पूरी दुनिया का कैसे पता चला, जैसे ये दुलमुन और मगन, आप ये मैप में देखो, ये मगन है और ये दिलमुन है। ठीक है, दूसरी लैंग्वेज में यानी कि हड़प्पा में जो भाषा यूज़ होती थी, मगन को कुछ और कहा गया है, और आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया कि मगन जो वर्ड है ये ओमान के लिए यूज़ हुआ है, यानी कि ये अब आज का ओमान है जो इसमें मगन दे रखा है। ठीक है, तो जो मगन है वो ओमान के लिए यूज़ हुआ है, क्योंकि हमें कुछ क्या मिली है, यहाँ से कुछ लिखावटें मिली हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं इससे रिलेशन था, लोथल और मगन का रिलेशन था जिसमें व्यापार होता था। यहाँ पे देखो, ये देखो लोथल ये रहा और मगन ये रहा, इनका आपस में रिलेशन था, यहाँ पे व्यापार होता होगा ये कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा हमें क्या मिला है, ओमान में मिला है हड़प्पाई मर्तबान, यानी कि आपको ओमान में यानी कि इस वाले एरिया में एक ऐसा बर्तन मिला है जो कि कहाँ का है तो यहाँ का हड़प्पा का, लेकिन मिला है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे अच्छे से व्यापार होता था। और कुछ बर्तन हमें ऐसे भी मिले हैं जो है तो हड़प्पा के, लेकिन उसमें मिट्टी लग रही है मगान वाली, यानी कि बहुत बड़े एरिया में ये जो बर्तन है ये वाला, ये हड़प्पा का ही लेकिन मिला था ओमान से। इसके अलावा जो हमारे जितने भी क्या है, जो हमारे वेट हैं, सील हैं, डाइस हैं, बीट्स हैं, इनकी मनके हैं, वजन है हमारा, जो भी सील वगैरह है, ये हमें अलग अलग एरियाज़ में मिली है, जिससे हमें पता चलता है कि अलग अलग एरियाज़ में भी हमारा व्यापार होता था। ये जो मेलुहा आपने ऊपर देखा है, मतलब मेलुहा क्या है हमारा, मतलब हड़प्पाई इलाका है मेलुहा, इसका जो व्यापार था ये कहा जाता है वहाँ ओमान से, दिलमुन से, इन सारी जगह से होता था। क्योंकि जो निकल है, देखो जो कॉपर है, कॉपर में एक जो कॉपर है, कॉपर का एक टाइप है निकल टाइप नहीं है, मतलब एक तरह से कॉपर में निकल मिक्स होता है, जो कि मिक्स होता है किसमें, ओमान में। ओमान वाले इलाके का जो कॉपर होता है उसमें निकल की प्रेजेंस होती है। और यहाँ का जो हमारा चनुदड़ों वाला या फिर कह लो हड़प्पा वाला जो हमें कॉपर मिला है, उसमें भी हमें निकल की प्रेजेंस मिली है। तो ये जो निकल दोनों के कॉपर में कॉमन पाया गया है, इससे पता चलता है कि कॉपर का व्यापार इन दोनों के बीच में होता होगा। ठीक है, और ये समुद्री इलाके यानी कि पानी का ही यूज़ करते थे। ये हमें कैसे पता चला है, क्योंकि जो ये वाला मेलुहा वाला इलाका था, इसके लोग कहते थे कि ये यहाँ का क्या है, वो है क्या, समुद्री नाविकों का शहर है, इसे ये कहा जाता था। देखो डिपिक्शन ऑफ शिप्स, बोट्स, ये सब सील पे भी होती थी। सील पे हमें शिप्स मिली हैं, बोट्स मिलेंगी, हमें जहाज और क्या नाव मिली है सील्स पे छपे हुए। देखो नीचे यहाँ पे सील कहाँ गई, ये देखो यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें मिली, जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे शीप वगैरह इंपॉर्टेंट थी, यानी कि पानी से व्यापार होता था। इसके आगे का जो हम चैप्टर है वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारा ये वाला पार्ट अभी खत्म हो चुका है, जिसमें हमने ये सीखा है कि हमारा जो व्यापार था, यानी कि मोहनजोदाड़ो वाले इलाके का, हड़प्पा सभ्यता का व्यापार जो था वो एशिया वाले रीजन से भी था। ठीक है, जो कि हमें पहचानने को मिले कॉपर से, ऐसे बर्तनों से, सील से, इसमें समुद्र वगैरह के यानी कि जहाज़ों के क्या है, रिमेनिंग्स हैं, अवशेष हैं, और इनके सिंबल्स भी हैं। आगे हम पढ़ेंगे क्या लैंग्वेज थी, क्या मोहरे थे। ठीक है, इसी के साथ बाय बाय।